नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और हरियाणा, यह है चक्रव्यूह और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। चक्रव्यूह में आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखें अब नजदीक आ रही हैं और सियासत के इस रण में हर एक पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में माहौल हर तरफ चुनावी हलचल का है। जहां एक तरफ दिल्ली की सत्ता पर काबिज अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रही है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में जीत की रणनीति के रूप में हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली सफलता का फॉर्मूला अपनाने की कोशिश कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी का नया रास्ता दिल्ली को सत्ता में काबिज होने में मदद कर पाएगा? क्या हरियाणा की जीत को दिल्ली में उसी फॉर्मूले से दोहराया जा सकता है? इस चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी के दांवों पर और अरविंद केजरीवाल की जो मौजूदा सरकार है उस पर कितना विश्वास जताएगी? इस बीच में कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? कांग्रेस को लेकर जो आम आदमी है वो क्या सोचता है? कांग्रेस की इस चुनाव में क्या रणनीति रहेगी? इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम सवालात पर हम करेंगे चक्रव्यूह में चर्चा। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं चक्रव्यूह की ये पहली खास रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी रणनीति को लेकर पूरे जोर शोर से तैयार है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत को बीजेपी ने अपनी दिल्ली चुनावी रणनीति के रूप में रखा है। आज दिल्ली में करोल बाग से बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत गौतम के नामांकन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। वहीं दिल्ली चुनाव में रोहिणी से बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता के नामांकन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उनके साथ रहे। सीएम सैनी ने दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला किया और दिल्ली के लोगों को बीजेपी के साथ आने की अपील की। यहाँ पर जो सरकार चल रही है वो लोगों के हित को नहीं, वो अपने हित को ज्यादा ध्यान में रख रही है। गरीब व्यक्ति का कैसे विकास हो उसकी चिंता तो उन्हें सजबाग दिखाया, परंतु विकास अपना कर लिया कि मैं तो साधारण आदमी हूँ, कोई मकान नहीं लूंगा, कोई मैं गाड़ी नहीं लूंगा, कोई बंगला नहीं लूंगा। सबसे ज्यादा पैसा उसने गरीब व्यक्ति के मकान तो क्या दुरुस्त करने थे, उसको तो क्या कोई छत प्रोवाइड करानी थी, अपनी ही छत बनाकर बैठ गया, अपना ही मकान बनाकर बैठ गया। बीजेपी का विश्वास केवल करोल बाग या रोहिणी तक सीमित नहीं है। बीजेपी ने हरियाणा के कई कद्दावर नेताओं को दिल्ली चुनाव में प्रभारी बना दिया है ताकि हरियाणा में मिली सफलता का लाभ दिल्ली में भी उठाया जा सके। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दिल्ली चुनाव में इंडी गठबंधन का कोई असर नहीं होने वाला। खट्टर ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में एक मजबूत पार्टी है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की रणनीति इस बार पूरी तरह से बदलाव की है और हरियाणा में मिली जीत को वे दिल्ली में दोहराने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में एक ये जो पिछले 10 साल का एक ग्रहण लगा हुआ मैं समझता हूँ, उस ग्रहण को आज इस पवित्र कार्य करके और हम उसको दूर करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाने वाली। वहीं आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से काम पर वोट देने की अपील की। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ ऐसी पार्टी है जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और बिजली में काम किया है और दूसरी तरफ है सिर्फ गाली देने वाली पार्टी। गालियों से कोई विकास नहीं होता। हमने पिछले 10 सालों में जो किया है, अगले 5 सालों का विजन भी जनता के सामने है। पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे, हमारा दिल्ली का विजन क्या है, हम इन चीज़ों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और वो दूसरी बीजेपी जो है वो इस बात पे केवल सुबह से शाम तक हमें गालियां देती है। वहीं कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। अलका लांबा ने बीजेपी नेता हरदीप पुरी पर तंज कसते हुए कहा कि जो रमेश बिधूड़ी को चुनाव जिताने आए हैं वो पहले खुद भी एक चुनाव लड़कर देख लें। देखिए, जो रमेश बिधूड़ी जी को जिताने आए हैं उनको कहना था एक चुनाव आप ही लड़के देख लेते। जमीन पे कभी गए हैं, लोगों के बीच में गए हैं, कभी चुनाव लड़कर जनता से एक वोट लिया है? चमचागिरियां कर कर आप वहां तक पहुंच गए हैं
और आज आप सोचते हैं कि आप सिख हैं, पंजाबी हैं, वहां जाकर गोविंदपुरी कालका जी के लोगों में आप बात करेंगे और आपको वहां का सिख और पंजाबी आपके कहने पर विधुड़ी को वोट दे देगा। तो वो सिख और पंजाबी ये भी आपसे पूछने जा रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भाजपा ने अपमान क्यों किया। हरदीप पुरी जी, उनका अंतिम संस्कार राजघाट पर हर पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे उनका हुआ, वहां पर क्यों नहीं हुआ। दिल्ली में बीजेपी की रणनीति साफ दिखाई दे रही है और पार्टी हरियाणा में मिली जीत को अपनी ताकत मानकर दिल्ली में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली की जनता इस बार बीजेपी को मौका देगी या फिर केजरीवाल अपनी जीत की लकीर को बरकरार रखेंगे। क्या केजरीवाल की सत्ता को चुनौती देने के लिए ये फॉर्मूला सफल होगा? क्या बीजेपी का हरियाणा चुनाव का अनुभव दिल्ली में काम आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज चक्रव्यूह में इन तमाम सवालात का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा कितना भारी है, कौन सी पार्टी कौन से दावे कर रही है और किसके दावों में दम है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं शुभेंदु अवस्थी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर विक्रमजीत सिंह पासी जुड़े हैं। कांग्रेस से हमारे साथ शकील उज़ जमान जुड़ेंगे अंसारी थोड़ी देर बाद, और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप नरूला हमारे साथ जुड़े हैं, और गुरमीत सिंह भी विश्लेषक के तौर पर थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। तो गुरमीत जी तो जुड़ चुके हैं। पहला सवाल हम आप ही से लेते हैं। आज तो आपने जो अंदाज़ है पूरा कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि आज जो आपका जो ये लाइव है ये चंडीगढ़ से नहीं बल्कि रशिया से कहीं से हम ले रहे हैं। नहीं, कश्मीर से भी कह सकते थे, बट कोई बात नहीं, रशिया के अलावा। हाँ, तो जो गालों की लाली है वो कश्मीर से भी बढ़ के दिखाई दे रही है आज, इसलिए मैंने आपको रशिया से मान लेते हैं आज। तो गुरमीत जी, ये जो दिल्ली का चुनाव है इसमें अधिकतर जो इस वक्त स्टार प्रचारक दिख रहे हैं हमें वो हरियाणा के दिख रहे हैं। हरियाणा के जो भारतीय जनता पार्टी के खिले हुए चेहरे हैं, बिल्कुल आप ही की तरह, वो चुनाव प्रचार में नज़र आ रहे हैं, चाहे नायब सिंह सैनी हो या पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हों या गंगवा हों। सभी ने पूरे तरीके से दिल्ली में हरियाणा का जो रंग है वो दिखाई दे रहा है। क्या लगता है, फॉर्मूला कामयाब होगा? आपके राज्य के अनुराग ठाकुर भी काफी एक्टिव हैं, आप ऐसे ना कहें जी जी, लेकिन जाहिर सी बात है कि हरियाणा क्योंकि दिल्ली को घेरे हुआ है, एनसीआर का जो रीजन है उसमें मैक्सिमम हिस्सा, और अदरवाइज भी आप पहले से भी अगर देख लेंगे तो चाहे रैलियां हो चाहे जो भी हो, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हरियाणा से होता है। एक आपको याद होगा बड़ी रैली हुई थी कांग्रेस की जिसमें गुलाबी पगड़ी पहन के हुड्डा साहब के समर्थक वहां पर गए थे। जी, तो जाहिर सी बात है कि और जो दिल्ली के खासतौर पे ग्रामीण एरिया है, जो आउटर दिल्ली जिसको हम कहते हैं, वहां पे भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनके ताल्लुकात हरियाणा में हैं। तो इस वजह से जाहिर सी बात है कि हरियाणा में अब सरकार भी है, नया नया जोश भी है, और हरियाणा दिल्ली एक ऐसी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष तौर पर है जो कि एक पहेली जैसा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल जाती है, विधानसभा चुनाव में नहीं मिल पाती, और विधानसभा चुनाव में पहले शीला दीक्षित ने बाहर रखा और अब लंबे समय से अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को वहां पर आने का अवसर नहीं दिया। तो वो कहते हैं ना कि जैसे वो गले में हड्डी की तरह अटका हुआ है, क्योंकि केंद्र है वहां पर, प्रदेश तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस राज्यों की तुलना में कुछ भी नहीं है अगर हम वैसे देखें, और वहाँ पर अधिकार भी पूरे नहीं है। एलजी जो है उनके पास ज़्यादा अधिकार है, दिल्ली पुलिस भी का हमेशा इशू बनता है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि नेशनल कैपिटल है और अरविंद केजरीवाल का जो सारा, भले पंजाब में भी आज सरकार है जो एक बड़ा सूबा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो सारा दारोमदार है, खासतौर पर पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार के घटनाक्रम हुए, जिसके बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपने लिए उम्मीद दिख रही होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आप जानते हो मुकेश की अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले थे, और वो आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ ही था, जन लोकपाल वाली जो बात चली थी, और अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार वर्ड भी अक्सर यूज करते थे। तो वो जो उन्हें जेल जाना पड़ा या वो सब कुछ हुआ, तो इस बार इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से जोर लगा रही है, और जोर लगा रही है तो उसमें हरियाणा क्योंकि एक समीपवर्ती राज्य। लेकिन गुरमीत जी, इस सिक्के के दो पहलू भी आप देखिए ना, कि जेल तो जाना पड़ा, उनको भी जेल जाना पड़ा, मनीष सिसोदिया भी जेल गए और भी मंत्री जेल गए, लेकिन वो बाहर आ गए, आरोप लगे उन पे, साबित नहीं हो पाए, शायद इसलिए बाहर आ गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो इसी चीज़ को जनता में लेके जाएगी, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट होगा।
वो लेके जा रहे हैं, लेकिन आप ये देखो ना, लंबे समय तक उन्हें जेल से सरकार चलानी पड़ी, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया। चाहे आप उसको ये कह सकते हैं कि वो उनका एक स्ट्रेटेजिक मूव था, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, और अब सब लोग जानते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी दोबारा सफल हुई तो अरविंद केजरीवाल ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने खुद ही ये कह रखा है कि पहले मैं जनता की अदालत से जो है बरी होके आऊंगा, जो मुझ पे आरोप लगाए गए हैं मैं उनको झूठा साबित करूंगा। जहां तक आप आरोप की बात करें, ये बात आपकी सही है, लेकिन निश्चित ही जब छींटे पड़ते हैं, उछलते हैं, बात होती है, चलती है, तो लोगों के मन में संशय भी पैदा होता है। तो जो पहले की स्थिति थी और अब की जो स्थिति है वो अलग है। हाँ, वो उस स्थिति को किस तरह से मोल्ड कर पाते हैं, जैसे आपने कहा कि वो अपनी तरफ घुमा दिए जाते हैं। जैसे आपको याद होगा मोदी जी के लिए जब 2014 में चाय वाला या चौकीदार एक बार जब कहा गया, वो उन्होंने पूरा ही घुमा दिया। उन्होंने पूरे देश में चौकीदारों से चर्चा ही शुरू कर दी है, चाय पे चर्चा ही प्रोग्राम ही बना दिया उस तरह का। तो अब अगर अरविंद केजरीवाल उसको अपने फेवर में भुना पाते हैं तो उनकी वापसी हो सकती है। जानते हैं जहां से आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, विक्रमजीत पासी साहब, ये जो पासा है इस बार किस तरफ पड़ेगा? क्योंकि इस बार जो पासे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सारी गोटियों को बाहर से भी लेकर आई है। उनकी जान पहचान दिल्ली में जो है वो कम है, लेकिन प्रभावशाली लग रहे हैं अभी जिस तरीके से रैलीज वगैरह निकल रही हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है। तो कहीं इस बार पासा उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? मुकेश जी, आपको भी, गुरमीत जी, सारे मेरे को पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार। देखिए, पासे की बात तो मैं यहीं से शुरुआत कर देता हूं कि अभी तक इनके पास चेहरा ही नहीं है। अभी तक कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी पूरी 70 सीटों पे कैंडिडेट भी नहीं दे पाई है। हम तो वर्क कार्ड लेके जा रहे हैं, अपना जो काम किया है उसको लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने आगे क्या करना है, और लोग इस चीज को समझते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसको बहुत झूठी पार्टी कहा जाता है, वो गाली गलौज करने के सिवाय कुछ नहीं कर रही। आज भी ना मैं बड़ा हैरान हो रहा था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में इसलिए सुनाना चाह रहा था कि ये किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। ये हमारे झा साहब के बारे में कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू, मैं भी बोल सकता हूँ झाटू हो आप, मैं भी बोल सकता हूँ कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू। ये आपकी आवाज, चलो ये क्या, हाँ, किसी दूसरे चैनल का है, ये आप हमारे पे ना सुनाएं, इतनी मेहरबानी। मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा था, मैं इसके लिए नहीं, हमारी जो डिबेट होती है पासी साहब, ये बहुत ही निष्पक्ष तरीके से हम करते हैं। आपसे भी हम वही सवाल पूछेंगे जो आपके दिल पे लगेंगे, और यकीन कीजिए जब शुभेंदु जी के पास जाएंगे तो उनको भी हम थोड़ा सा दिल जला सवाल ही पूछेंगे। मैं पहले भी इनके साथ काफी डिबेट्स में बैठा हूँ। कहते हैं ना जी कि गांव का पता बाहर से पता लग जाता है, तो आपके चैनल पे आके जो मैं आज डिबेट कर रहा हूँ, सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शुरुआत ही इतने अच्छे तरीके से हुई और बात अच्छी बात है कि हर बात क्लियर हो जाए। मैं दूसरी बात पे आता हूँ, चाहे रमेश बिधूड़ी जी के आप बयान देख लीजिए, उन्होंने भी मुद्दे बनाने की कोशिश करी, औरतों का अपमान करके। इनके पास कुछ है नहीं कहने को, दिल्ली के लिए कुछ किया नहीं है। आम आदमी पार्टी ने डिलीवर किया है। आम आदमी पार्टी ने जो गारंटियां ली थी मैक्सिमम उनको पूरा करके दिखाया, चाहे वो 200 यूनिट की बात थी, चाहे वो महिलाओं को फ्री सफर की बात थी, चाहे वो एजुकेशन का स्तर ऊंचा करना। आपका जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो पक्का हो गया है, वो अरविंद केजरीवाल जी है। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हम तो हर चैनल पे यही कहते हैं ना जी। हाँ। ये देखिए, हम तो हर चैनल पे, अब पब्लिसिटी आप बाद में करना ना, आप अपने आप ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, पीछे भी बैनर लगा रखे, और कितनी पब्लिसिटी करोगे आप? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल कि क्योंकि अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने शायद कुछ कहा था, फिर उसके चलते इनको, मैडम को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, तो कहीं ये वाली मजबूरी अगर आप जीत भी जाते हैं तब आड़े तो नहीं आएगी वो जो केस वेस चल रहे हैं उसको लेकर? इसलिए मैं, हाँ मुकेश जी, बड़े कई डिबेट्स के बाद ये क्वेश्चन सुनने को मिला जो असली क्वेश्चन है, वरना तो चलो बिल्कुल आपका क्वेश्चन है, उसका मैं जवाब देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल जी सीएम नहीं बन सकते या सीएम नहीं रह सकते। उल्टा आपको याद होगा, बीजेपी के एक समर्थक कह लो या इनके नेता कह लो, उन्होंने एक रिट डाली थी और फिर 50,000 रुपया जुर्माना लगा था। अच्छा, जब उन्होंने कहा था कि केजरीवाल जी इस्तीफा दें सीएमशिप से, हाँ, उल्टा 50,000 जुर्माना ठोका था कोर्ट ने। अच्छा, हाँ, उन्होंने ये कहा कि वो उन्हीं फाइलों पे साइन कर सकते हैं जो एलजी के पास जाएंगी। वो होता ही ऐसे है।
अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा था कि इस केस से रिलेटेड किसी फाइल को आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते। मतलब हर केस में ऐसा ही होता है। सारी फाइलें एलजी को जाती हैं। देखिए, जिसपे सीएम साहब की साइन होने होते हैं वो सभी फाइलें एलजी के पास ही जाती हैं। हाँ हाँ। और तो दिल्ली में क्या है जी कि सिर्फ पहले तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 सेक्टर्स को छोड़ दो, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, बाकी सारा स्टेट गवर्नमेंट को दे दो। लेकिन इन्होंने नोटिफिकेशन करके बाकी सारा कुछ भी ले लिया। बहुत कम जो दिल्ली सरकार के पास अधिकार होते हैं और उनमें भी एलजी के दस्तखत होते हैं। हाँ। तो इसलिए ये जो कहने की कोशिश करते हैं ना, बीजेपी गुमराह करने की कोशिश करती है, उसका कोई आधार ही नहीं है। मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार है, पर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसमें जो मुख्यमंत्री हैं या मंत्री, उनके पास पावर वगैरह कुछ नहीं है, बस वैसे ही नाम के मुख्यमंत्री, नाम के मंत्री हैं, ये कह रहे हो आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सेमी गवर्नमेंट होने के कारण जैसे केजरीवाल जी ने बड़े अच्छे कंसेप्ट में क्लियर किया था कि 2 सरकारें होती हैं दिल्ली के अंदर। एक कुछ जो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें दिल्ली की सरकार के पास पावर है, कुछ एलजी के थ्रू सेंटर यूज करता है। वैसे तो एलजी साहब की जिम्मेवारी ये होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ तालमेल करके चले, लेकिन आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी जो खेला करने में विश्वास करती है, पावर मिसयूज करने में विश्वास करती है, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एलजी साहब हो जी, तो वो वहां पे रुकावटें डालने का कार्य करती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ऐसी है जिसने उन रुकावटों को दूर करके जो फैसले वो लागू करवाए। अच्छा, एक आम जनता के हित में। पासी साहब, आप मुझे बातचीत से लग रहे हैं पंजाब से आपका ताल्लुक है ना? मैं सर एडवोकेट हूँ, दिल्ली भी आता हूँ, चंडीगढ़ भी होता हूँ। हाँ, मतलब वैसे बेसिकली पंजाब से हो जी? हाँ, तो मैं भी जीरकपुर से, चंडीगढ़ से, मैं भी जीरकपुर से हूँ, तो पंजाब पे। हाँ, है ना? पड़ोसी हो आप हमारे। पड़ोसी को ये बताओ कि जहाँ पर जब धक्का चल सकता है तो वहाँ पे धक्का कर ही लेते हैं। जैसे पंजाब में आप धक्का करते होंगे, हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी हमारे बहुत दोस्त हैं, उनका भी पूरा धक्का चल रहा है। तो जब भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार होते हुए, पावरफुल होते हुए दिल्ली में धक्का करने का मौका मिलेगा तो वो क्यों चूक जाए? देखिए राजपूत जी, पहली बात तो मैं बता दूं कि हम पंजाब में कोई धक्का नहीं करते। हाँ, ये कांग्रेस और बीजेपी का रहा है ट्रेंड। ये इन्होंने तो चुनी हुई सरकारें तोड़ी हैं। उसके बाद बम्बई साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब बड़ी स्ट्रिक्ट जजमेंट दी थी, उसके बाद कुछ रुकावट हुई, लेकिन फिर इन्होंने धारा 356 का दुरुपयोग बंद करके अमित शाह जी वाला वो जो खेला है। मैं एक वो सुन रहा था जब कर्नाटका के इलेक्शन की बात हुई ना, राम माधव जी, उनसे पूछा गया कि कर्नाटक में तो आपकी सरकार नहीं आई, अब क्या करोगे? कहते हमारे पास अमित शाह है ना। तो ये तो लोकतंत्र को उस दर्जे तक ले जाते हैं। वो तो हल्के फुल्के अंदाज में कई भी बात है। तो मान लो खेलना ही करना होता तो आज की तारीख में तो आप सही मायनों में अगर कहें तो सबसे ज़्यादा जो प्यार मोहब्बत है वो अमित शाह या मोदी साहब, वो केजरीवाल साहब से ही करते होंगे। तो अगर खेलना ही करना होता तो आपका पंजाब में करते। पंजाब में आपकी फिर इतनी बड़ी संख्या में विधायक जीत के कैसे आए? वहाँ क्यों नहीं कर सकते थे खेला? वहां पे तो आपके पास कोई पावर नहीं थी, आप कभी सत्ता में नहीं रहे थे, लेकिन फिर वहां पे कैसे पूरे पंजाब में झाड़ू फिर गया? कहाँ गए अकाली, कहाँ गए कांग्रेस वाले, कहाँ गए भारतीय जनता पार्टी वाले? जमानत बचानी मुश्किल होगी। एक व्यक्ति जो आपका मोबाइल हाँ मोबाइल रिपेयर करता था, उसने सिटिंग सीएम को हरा दिया, दुकान भी नहीं थी उसकी। तो हाँ, आपने खुद बताया कि आप जीरकपुर से हो। हाँ, पंजाब के अंदर अकाली, बीजेपी और कांग्रेस पिछले 15 साल से खासकर जो मिलजुल कर लोगों को लगातार परेशान कर रहे थे, लोगों को कोई राहत ना देके अपने ही परिवारों को बढ़ावा दे रहे थे। आपको एक भी याद होगा। तो मैं कह रहा हूं ना, फिर वही लोकतंत्र की खूबसूरती है ना। तो अगर पंजाब में आप जीत जाते हो, आम आदमी पार्टी जीत जाती है, लेकिन जहां पे नहीं जीत पाते फिर वहां पे धक्काशाही का आरोप लगता है। वापस आपके पास मैं आऊंगा। शुभेंदु जी इस वक्त तैयार हो चुके हैं, चाय की चुस्की ले चुके हैं। शुभेंदु जी आ जाऊं? कैसी चाय में चीनी विनी ठीक है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के पासी साहब को सुनते हुए आपको मुझे लग रहा है कि मतलब इस वक्त आप बना चुके हो मोशन। तो पासी साहब को मैं कह रहा हूं, अगर धक्का करना होता तो पंजाब में भी कर सकते थे। वहां पे फिर इतनी बड़ी संख्या में आ गए तो वहां पे जो आपकी ईवीएम वगैरह ठीक चलती हैं, जहां पे हार जाते हैं वहां पे आरोप लगा देते हैं। खैर इतना
आसान सवाल पूछ के मैं आपको छक्का मारने का मौका नहीं दूंगा। सवाल ये है कि अभी हरियाणा के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो दिल्ली में घूम रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री हों, पूर्व मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, सब पूरे हरियाणा ने दिल्ली को इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का मैदान बना रखा है। क्या जो हरियाणा में फॉर्मूला था वो दिल्ली में कामयाब हो जाएगा, ऐसा लगता है? क्योंकि हरियाणा में भी जो सरकार है ना वो कांग्रेस ने बना ली थी, उन्होंने मंत्री भी बनाने शुरू कर दिए थे, अफसर कौन सा कहाँ जाएगा ये लिस्टें भी बन गई थी। तो यहाँ पे वैसा विश्वास आप लोगों को आ गया जैसा कांग्रेस को हरियाणा में था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी इस तरीके का काम नहीं करती है कि हम सरकार बनाएंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में हैं और दो तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। एक, आम आदमी पार्टी ने पिछले 10-11 साल में जो कहा, जो वादा किया, क्या वो पूरा किया। दूसरा, जो हम आएंगे तो हम दिल्ली को कैसे डबल इंजन की सरकार बनाएंगे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जी। और जनता को हम बता रहे हैं कि उन्होंने कहा था हम पोल्यूशन खत्म कर देंगे, यदि पोल्यूशन खत्म हो गया हो तो इनको वोट कर देना, नहीं तो हमको कर देना। उन्होंने कहा कि हम यमुना नदी में डुबकी लगवा देंगे, यदि यमुना नदी साफ हो गई हो तो इनको वोट कर देना और नहीं तो हमको कर देना जी। हमने कहा कि इन्होंने कहा था कि हम 500 स्कूल बनाएंगे, यदि 50 स्कूल भी बन गए हो तो इनको वोट दे देना या हमको दे देना, नहीं बने हो। इसी तरीके से यदि आपको पीने का पानी अच्छा मिल रहा है और फ्री मिल रहा है तो आप इन्हीं को वोट दे दो, नहीं तो हमको दे दो। आपको बिजली फ्री मिल रही है तो आप इनको वोट दे दो और नहीं तो हमको दे दो। अवस्थी साहब आपका जो अंदाज है ना वो कवि वाला है और शायराना है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो वायदे किए थे जो नहीं निभाए गए, उसके जो आरोप हैं वो पासी साहब के ऊपर लगा रहे हैं। तो मतलब जो हमारा जो रोड मैप है वो यही है कि जो आम आदमी पार्टी काम नहीं कर पाई उस काम को मद्देनजर रखते हुए आप वोट मांग रहे हैं। मतलब आम आदमी पार्टी का जो नेगेटिव पोर्शन रह गया उसके बल पर आप चाहते हैं कि आप सत्ता में आ जाएं। आपका कोई रोड मैप खुद का है? मैंने दो चीज बताई आपको कि जो वो नहीं कर पाए उसको जनता के सामने बताना एक विपक्ष की पार्टी का काम होता है, हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था हम घर नहीं लेंगे, यदि नहीं लिया हो तो उनको वोट दे दो और यदि शीश महल बनाया हो तो हमको दे दो। और यदि उन्होंने कहा कि हमने सिक्योरिटी नहीं लेंगे, तो यदि नहीं ली हो तो उनको वोट दे दो तो हमको दे दो। अब ये बात सब हम इसलिए कह रहे हैं कि जितने वादे उस बहुरूपिया व्यक्ति ने सबके सामने कहे, ढीली पैंट नीली शर्ट पहन के एक रेनॉल्ट का पेन लगा के कि बड़ा आम आदमी हूं मैं, पर अपने घर में जब मैं शीश महल बनाऊंगा तो 9 लाख रुपए की टॉयलेट लगाऊंगा। तो ये सब चीजें जनता को वो वाला जो घर है वो अरविंद केजरीवाल ने अपना पर्सनल घर बनाया सर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी अपना पर्सनल घर कैसे बनाएंगे? हाँ, उनको तो पहले उन्होंने 2 फ्लैट का 2 रूम का एक फ्लैट लिया, फिर 2 फ्लैट को जोड़ा और फिर 10,000 गज का 10,000 स्क्वायर फीट का एक घर लिया, उसको बढ़ा के 50,000 स्क्वायर फीट किया। अब मैं इसको क्यों कह रहा हूं? अब वो वाली जो प्रॉपर्टी है वो अरविंद केजरीवाल के नाम होगी है वो, है ना? वो सीएम ऑफिस अभी तक डिक्लेयर नहीं है वो। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं मतलब वो उनका पटा तो नहीं हो गया उस पर रजिस्ट्री अब अरविंद केजरीवाल के नाम से? अभी तो रजिस्ट्री केजरीवाल जी के पास नाम नहीं है और ना हो सकती है। अच्छा, पर हम उसको म्यूजियम जरूर बनाएंगे हमारी सरकार आने के बाद। अच्छा, चलो फिर आपका काम कर दिया, एक अच्छा म्यूजियम उन्होंने तैयार करके दे दिया। बहुत अच्छा काम किया। हम लोगों को दिखाते रहेंगे कि कैसा आम आदमी खास आदमी हो जाता है। रिसर्च का टॉपिक है। हाँ, अब जैसे आप ये गिनवा रहे थे कवि के अंदाज में, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त आम आदमी पार्टी जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का प्रचार प्रसार कर रही है, जिसमें भाजपा भी माहिर है और आपका जो मुकाबला इस वक्त कांग्रेस से बढ़ के अगर कोई कर रहा है तो आम आदमी पार्टी है,
वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो पार्टी है, आप मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है, ये बिना दूल्हे की बारात है, इसमें चेहरा ही नहीं पता, इसलिए आपको प्रधानमंत्री का चेहरा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मोदी साहब के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, आप एक मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं दे पा रहे हैं दिल्ली के लोगों को। हाँ, अभी विक्रम पासी साहब एक पोस्टर दिखा रहे थे। हम चूंकि दूर से बैठे हुए हैं, चश्मा भी कमजोर है, तो हमको ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल जी की एक फोटो एक तरफ बनी है, दूसरी ओर प्रश्न चिन्ह है कि वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जब तक इनकी पूरी इंक्वायरी और पूरे केस में बरी नहीं हो जाते, चूंकि वो लंबी चलेगी, तो इसलिए इनको बेल दी जा रही है और इसीलिए ये बेल पर बाहर है। अच्छा, ये मुख्य अगर वैसे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे। नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ सर, नहीं आप ही से पूछ रहा हूँ सर, आप ही से पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मतलब वैसे तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि भाजपा की ही सरकार बनेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी की जो विधायक हैं उनकी संख्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से ज़्यादा आ गई और फिर आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनना तय हो गया, तो क्या आपके मुताबिक, आपकी नॉलेज के मुताबिक अरविंद केजरीवाल दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, जो सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं? देखिए, वही मैं कह रहा हूं, जब तक वो 6 महीने जेल में रहे उन्होंने मुख्यमंत्री पद को नहीं छोड़ा। दूसरा, जब उनको बेल मिली उसमें ये नोटिफिकेशन था कि इनके अगेंस्ट में जो केस है वो सही है। चूंकि लंबा समय लग रहा है, इसलिए ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस में नहीं जा सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो मजबूरन इनको छोड़ना पड़ा। और अब भी अगले 2 महीनों में तो केस खत्म नहीं हो जाएगा जी, तो ये चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, तो ये दुल्हा नहीं कोई दुल्हन को बनाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है जी। चलो, दूल्हे को बनाएंगे या दुल्हन को बनाएंगे वो तो इनकी पार्टी पे छोड़ देते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शकील उज जमान अंसारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है चक्रव्यूह में। बड़ी देर लगी आने में, शुक्र है फिर भी आए। तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, अभी टेक्निकल प्रॉब्लम अपनी सुलझ गई। टेक्निकल प्रॉब्लम करवाने में भारतीय जनता पार्टी का या आम आदमी का हाथ तो नहीं था? देखिए, हर बात में इनको क्रेडिट देना हम चाहते नहीं हैं। अच्छा, इस बार ये खुद ही दोनों किया एक सिक्का के 2 पहलू हैं जी, और ये दोनों मिलके अपनी लड़ाई जो है वो जनता की नहीं, अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, थोड़े दिन पहले तो आप कांग्रेस के साथ ही खेल रहे थे, इंडिया गठबंधन। आज आप कह रहे ये दोनों साथ हो गए। जनता का तो आप मतलब जो सभी राजनीतिक दल हैं, आपको नहीं कह रहा हूँ, मतलब दिमाग का दही कर देते हैं, समझ नहीं आता कि कब किसकी साइड कौन है। देखिए, आप देश की जनता को, भारत की जनता को इतना कमजोर समझते हैं? उन्हीं को सब समझ में आता है और उन्हीं के मुताबिक नृत्य करना पड़ता है सारे पॉलिटिकल पार्टियों को। जनता बड़ी समझदार है, इसमें हमको आपकी इन वक्तव्य से सहमति नहीं है। सहमति नहीं है सर मेरे पास, तो मैं तो जो बोल रहा हूँ सर, फैक्ट्स पे आधारित बोलते हैं। यही आम आदमी पार्टी है जिसमें अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी गलबैया करते नजर आते थे। आज आपको इन पे एतबार नहीं है, आज आप इनको भाजपा का साथी बता रहे हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे बता रहे हो। तो ये बताओ, ये वाली बात अगर आप मेरी झुठला दो तो फिर मैं मान जाऊं आपको। आपको झुठलाया मैंने नहीं। हाँ, मैंने सिर्फ ये कहा, आपने कहा जनता को परेशान करते हैं, तो मैं कहता हूं जनता देश की बड़ी समझदार है, इन सब बातों को वो समझती है और समझने के बाद अपने फैसले देती है। और हम पॉलिटिकल पार्टियां जनता के ही नीड के मुताबिक अपना नृत्य करते हैं। अब सवाल इससे हम एतराज नहीं करते हैं, जब हम एक सेकुलर देश में गवर्नमेंट चाहते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं चाहते हैं, इसलिए कि देश हित में ये सरकार नहीं है, बल्कि ये तानाशाही की तरफ लेके जा रही है। और चुनाव में जीत हार के फैसले जनता करती है, लेकिन हमने देखा नौजवान जो मोदी सरकार ने वादे किए, वो कोई वादे जमीन पर नहीं उतरे। न करप्शन खत्म हुआ, न स्विस बैंक के पैसे आए, न 10 लाख किसी के अकाउंट में गए, न किसानों का भला हुआ। आप बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं,
पूर्व मंत्री आप रह चुके हैं अंसारी साहब, माफ़ी के साथ, गुस्ताखी के साथ मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो हैं, आप लोग से तात्पर्य मेरा अंसारी साहब से नहीं है, मेरा तात्पर्य कांग्रेस से नहीं है, आम आदमी पार्टी से नहीं है, या फिर बीजेपी से नहीं है, और सपा और बसपा वाले सुन रहे हो या जो दूसरी साउथ की पार्टियां जिनके नाम मेरे को थोड़े कम आते हैं उनसे भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ जब आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस को किसी पार्टी के साथ जाकर लाभ मिलेगा तब आप उनको गले लगा लेते हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पर हम स्ट्रांग हैं तो फिर आप उसको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर देते हैं। हरियाणा इसका एग्जाम्पल है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी आपकी मुंह की तरफ देखती रही कि शायद 90 में से 10-12 सीट ही दे दें तो हमारी हरियाणा में एंट्री हो जाए। यहाँ पर वो हाल आम आदमी पार्टी का है। यहाँ पे आप उनके मुंह की तरफ देख रहे होंगे कि थोड़ी बहुत सीट्स मिल जाएं तो मिलके लड़ रहे हैं और थोड़ी इज्जत ही रह जाए। अब यहाँ नहीं मिल रहे हैं तो एक दूसरे को लेकर आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जनता क्या करे बेचारी, कहाँ से पता लगे आप कौन सी विचारधारा का समर्थन करते हैं, कौन सी विचारधारा आपको पसंद नहीं है। सवाल अगर पूरे हो गए तो मैं जवाब दूं। इरशाद। ऐसा है कि ये देश डेमोक्रेसी में बहुत स्ट्रांग, दुनिया के एक बड़े देश में है जहां डेमोक्रेसी भी बहुत मजबूत है। आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों एक पार्टी की रूल की तरफ जो बढ़े हैं अभी भी, वो भी गठबंधन की राजनीति की तरफ हैं। अब हम ये बात अगर कहें कि वो कौन कौन से लोग हैं जो इनके साथ थे और इनसे अलग हो गए, तो बात वही होगी। इसलिए मैं उन बातों को नहीं चर्चा करना चाहता हूं। पार्लियामेंट का चुनाव जब होता है तो देश के इशू पर चुनाव लड़े जाते हैं, और गठबंधन जो होते हैं वो कई जगह राज्यों में, चूंकि कांग्रेस राज्यों में भी अपनी सरकारें बनाती थी, एक बड़ी पार्टी है और केंद्र में भी थी, आज कमजोर हुई है, तो राज्यों में कई छोटी पार्टियों ने जो कांग्रेस का स्थान लिया है, तो इसलिए वहां हम ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस पार्टी को हम बंद कर देंगे और राज्यों में उन राज्यों को दे देंगे, नहीं। गठबंधन होते हैं जहां कंफर्टेबल होते हैं आइडियोलॉजी के मुताबिक। तो इंडिया गठबंधन की दल सब जो आइडियोलॉजिकल कंफर्टेबल है, लेकिन कहीं कहीं पर, एक सेकंड मेरी बात पूरी अब होने दीजिए, बहुत लंबी मैंने आपके सवाल पूछे हैं, सुने हैं, जहां हमारे राज्यों का ताल्लुक है, राज्यों की कई छोटी बड़ी पार्टियां आइडियोलॉजिकल तो एक हैं, लेकिन हम एक साथ लड़ने से दूसरों को फायदा होगा, या एक साथ हम इसलिए नहीं लड़ सकते कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी जमीन अपने राज्यों में बनाना चाहती है, तो वहां अलग भी लड़ते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी का, इसके मतलब ये नहीं हुआ कि आपने वो कहा अब सीटों के गठबंधन हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लड़ने की कोई ऐसी नहीं है, लेकिन पार्टियां अपनी कोशिश, जहां छोटी एक स्टेट की पार्टी है वहां वो भी लड़ने की कोशिश करती है, और जहां हम अपनी पूरी सीट छोड़ नहीं सकते हैं, राज्यों को छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए कई जगह पर हमारा एक दूसरे के साथ आइडियोलॉजिकल मेल मिलाप होने के बावजूद जो छोटे इशू हैं, राज्य के इशू, उस पर हम एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ते हैं। यही हरियाणा में भी हुआ और कई जगह भी हुआ, कई जगह अलायंस के साथ भी हुआ और कई जगह हम आगे अलायंस से लड़ेंगे भी। जी चलिए, आपका जवाब जो है पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया। मैं अब कंप्लीट एकदम मुकम्मल। शुक्रिया। प्रदीप नरूला जी, आपके पास मैं आ रहा हूँ। जो तीनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं दिल्ली के चुनाव के हिसाब से हम अगर बात करें तो इस वक्त अपने साथ में हैं, और तीनों जो पार्टियां हैं इस वक्त एक दूसरे के समक्ष खड़ाई दे रही हैं। अब इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन वैसा कुछ माजरा नहीं है, डेमोक्रेसी है, अंसारी साहब ऐसा बोल रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इनकी आइडियोलॉजी अलग है। जब देश का लोकसभा चुनाव था तब आइडियोलॉजी अलग थी, मतलब भाजपा को हटाना था। यहाँ पर भाजपा को हटाना है, लेकिन ये अपने दम पे हटाएंगे, आम आदमी पार्टी अपने दम पे हटाएगी, और शायद इसी चक्कर में जो शुभेंदु साहब की पार्टी है वो फ़ायदा उठा जाए, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्या है ये जनता, मतलब क्या करे? मतलब आइडियोलॉजी पे अगर वोट दे या लोकल स्तर पर जो नेता खड़ा है उसको वोट दे,
क्या करे, मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ। देखिए मुकेश जी, पिछले कुछ दशक से विचारधारा जो पहले देखा जाता था, पार्टी अपनी विचारधारा पे कायम रहती थी, विचारधारा पे चुनाव लड़ती थी, वो नजर नहीं आ रही। अब अंसारी साहब ने सीधे से कह दिया कि उन्होंने सीधा से एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि अवसरवादिता होती है। इसमें हमारी आइडियोलॉजी स्टेट में अलग है और सेंटर पे अलग है, तो वो आइडियोलॉजी अगर क्षेत्र वाइज बदल जाती है तो इसे अवसरवादिता ही कहा जा सकता है। और कमोबेश सारी पार्टियां कर रही हैं, एक कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, अब मेरे ख्याल से बीजेपी ने भी कई जगह कभी गठबंधन तोड़े, कभी गठबंधन किए, बहुत सारी चीजें हम सब ने देखी हैं, सारे देखते आ रहे हैं। तो विचारधारा कहीं भी नहीं रही, किसी भी दल में नहीं रही। जिस आइडियोलॉजी पे वो चुनाव लड़ा करते थे, जिस आइडियोलॉजी पे सरकारें बनती थी, बिगड़ती थी, रह जाती थी, आपने देख लेना कि आइडियोलॉजी की बात थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई, तो बिल्कुल, तो वो आइडियोलॉजी थी, वो आज पिछले 2-3 दशक से कहीं भी नजर नहीं आ रही है। अवसरवादिता है, बाई हुक और बाई क्रुक कैसे भी सरकार बनाई जाए या गिराई जाए, ये राजनीतिक दलों का फंडा रह चुका है, इसी के आधार पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। अब रही बात, देखिए मूल प्रश्न जो जिस पे आपने डिबेट शुरू की थी कि हरियाणा की, क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा के नेता दिल्ली में जाकर चुनाव का काम संभाल रहे हैं, तो देखिए एनसीआर में 3 तरफ से हरियाणा लगता है एनसीआर को, दिल्ली को, और निस्संदेह सबका आना जाना है क्योंकि सत्ता का केंद्र भी दिल्ली है और सभी लोग वहां से जुड़े हुए भी हैं, कार्यकर्ता एक दूसरी जगह जाते हैं। और ये बीजेपी क्या पूरे दलों की परिपाटी है कि आसपास के प्रदेश के नेता डेरा जमा लेते हैं, जब भी कहीं किसी आसपास के प्रदेश में चुनाव हो तो उन्हें जिम्मेवारियां भी मिलती हैं, उसी जिम्मेवारियों के तहत वो काम करते हैं। और खासकर क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने के लिए उनको एक प्लान किया जाता है, जैसे जो जाट बेल्ट है वहां धनखड़ जी होंगे, जहां सैनी या ओबीसी बिरादरी है वहां ओबीसी के नेता को, नहीं वो तो सभी जगह पे जहाँ पर हमारे बिहार से लोग जहाँ पे आए हुए वहाँ पे बिहार के नेताओं को लगाया हुआ है। हिमाचल से भी स्ट्रगल हो रहा है, कभी जयराम ठाकुर आ रहे हैं, कभी अनुराग ठाकुर जा रहे हैं, प्रतिभा सिंह यहाँ पर हैं, सुक्खू यहाँ पे हैं। तो वो मकसद नहीं है, आइडियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं जो पहले कुछ हुआ करती थी। अब ये है कि साम दाम दंड भेद जो भी लगाओ, हाँ ठीक है, अगर वो हमारी पार्टी में है तो फिर वो ठीक ठाक है, दूसरी पार्टी में है तो आरोप लगाओ, अपनी में आ जाए तो फिर उनके गले में माला डाल दो। देखिए जी, प्रवक्ताओं ने सीधे स्पष्ट बात कह दी है कि हमें जहां फायदा हो रहा था वहां गठबंधन था, जहां फायदा नहीं दिख रहा वहां गठबंधन नहीं है। और आइडियोलॉजी आपने भी सीधा बात कह दिया कि हरियाणा में जब कांग्रेस बाट देखती रही कि शायद आम आदमी पार्टी की शायद कांग्रेस उनके लिए कुछ सीटें छोड़ेगी, या दिल्ली में हुआ या पंजाब में हुआ। देखिए लोकसभा चुनाव में जहां लोकसभा में पूरा इंडिया गठबंधन लड़ रहा था, वहां पंजाब में एक स्थिति ऐसी थी कि सीट शेयरिंग को तैयार नहीं हुई दोनों पार्टियां, क्योंकि हमारा वर्चस्व ज्यादा है, इससे इकट्ठे लड़ने से या अलग लड़ने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। और फिर जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस की सरकार को हटाकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर वहां आई थी। और आज अगर कांग्रेस और उसके साथ गलबैया करके चुनाव लड़े तो मेरे ख्याल से आइडियोलॉजी की बात रहेगी भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी इतना संघर्ष कांग्रेस के खिलाफ भी किया है, भाजपा के खिलाफ भी किया है। गुरमीत जी का संघर्ष भी पत्रकारिता में लंबा रहा है। तो ये जो चक्रव्यूह आपने 2-3 दशकों तक अखबार में लिखने के दौरान देखा, अभी भी आप लगातार विश्लेषक के तौर पर पूरी चीज़ों पर नज़र रखते हो, ये जो समय है बदल गया है, मतलब आइडियोलॉजी वाली जो बात हम कर रहे हैं वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो इसको क्या हम अवसरवादिता की संज्ञा दें? देखिए ऐसा है कि बिल्कुल ही हम कहें कि पहले नहीं था और अब हो गया, ये तो नहीं है। क्योंकि हरियाणा में आपको जानते हैं आया राम गया राम के नाम से मशहूर हुआ एक पूरा प्रकरण था। ये जो अभी उदयभान जी हैं उन्हीं के परिवार पिताजी थे। तो ऐसा नहीं, और उससे पहले भी तो ये जो है ये चलता रहता है। लेकिन कई बार ये जो आया राम गया राम वाला जो किस्सा है ना, इसको सुनने में हमारे दफ्तर में भी बहुत सारे लोग रुचि रखते हैं। इसको थोड़ा सा बताइए ना आप अपने अंदाज में।
नहीं, मैं अभी एग्जैक्ट तो पूरा मैं भी भूल गया हूँ। हाँ। लेकिन ये जरूर है कि एक दिन में कई बार पार्टियां बदलने के कई रवायत। आप आयाराम गयाराम को क्यों याद कर रहे हैं? अगर दफ्तर वालों को समझाना है तो उधर अजीत पवार पे जाइए ना। महाराष्ट्र में कौन सी दिक्कत है समझने में? हाँ, लेकिन आयाराम गयाराम की थी कि एक दिन में 3 पार्टियां चेंज हो गई थी। वही कह रहा हूँ। तो अजीत पवार ने भी तो 2 बार की। हाँ। तो शाम को रात को ओथ लेके आए, फिर अगले दिन दूसरी पार्टी के साथ ओथ ले ली। तो ऐसे बहुत प्रकरण मिल जाते हैं। मुद्दा सिर्फ ये है कि जो आज के समय का जो संकट है वो ये है कि जो पेशेंस का लेवल है वो पहले से भी और कम हुआ है। और अभी आप देखिए, हमारे कांग्रेस के साथी जब आपको समझा रहे थे, थोड़ा नाराज भी हो रहे थे आपसे। राहुल गांधी ने ये कहा कि हरियाणा में गठबंधन करके देख लीजिए। और वो गठबंधन नहीं हुआ। और कुछ लोगों का किंतु परंतु का राजनीति में कोई महत्व नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि गठबंधन हो गया होता। राहुल गांधी जी का तो आज एक और बड़ा जबरदस्त बयान आ गया है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे केवल संघ से ही प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो इंडियन स्टेट से प्रॉब्लम है। तो ये आज चर्चा का विषय बना हुआ। इसके क्या मायने होंगे डॉक्टर साहब? अब राहुल गांधी जी देखिए, ऐसा है कि वो दार्शनिक के तौर पे बहुत बार ज्यादा नजर आते हैं और राजनेता के तौर पे कम आते हैं। ये बात तो सभी लोग मानते ही हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि उनका उस तरह से भाषा पर भी पकड़ नहीं है। हमने खुद 2-4 रैलियों में देखा, इवन पार्लियामेंट में भी देखा कि कई बार वो बात कहते हुए उतने एक्सप्रेसिव ढंग से, यानी जिस शब्दों का जो सही चयन है वो उनसे नहीं हो पाता। इसमें कोई दो राय नहीं कि उन पर उस तरह का अधिकार नहीं है। जैसे होता है ना कि हम कहते हैं कि एक आदमी पहले अंग्रेजी में सोचता है और फिर हिंदी में बोलता है। ये जो इंडियन स्टेट से उनको प्रॉब्लम है, इसका जो अंदाज है वो इंडियन सिस्टम से रहा होगा। मतलब मुझे लगता है सीबीआई और ईडी वगैरह को, सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को शायद कोई संदेश देना चाहते होंगे। देखिए, मैं यही बता रहा हूँ कि राहुल गांधी की स्पीच में कई बार ये कहा जाता है कि वो अंग्रेजी में सोचते हैं और फिर हिंदी में बोलते हैं, तो उसकी वजह से कई बार ये दिक्कत अनुवाद की आ जाती है। और प्रियंका गांधी का बल्कि जो भाषण था पिछले दिनों आपने देखा होगा, उसकी बड़ी तुलना हो रही थी दोनों लोगों के भाषणों की। तो वो ये कहा जाता है कि उनका ज्यादा प्रभाव उनमें रहता है। नहीं तो फिर आप ये कहना चाहते हैं कि जो राहुल गांधी को है उनको विदेश में पढ़ाया गया है और जो प्रियंका गांधी है उनको सरकारी स्कूल में शिक्षा दी गई है? अब ये देखिए, आप इन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तुलना की जाती है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में कि राहुल, देखिए प्रियंका गांधी की शिक्षा भले कहाँ हुई हो, उनकी शादी तो मुरादाबाद में हुई है ना। तो उसका थोड़ा प्रभाव हो सकता है हिंदी ज्यादा। वो तो जो उनकी सास है वो पंजाब से है। पासी साहब को पता होगा। पता है जी आपको प्रियंका गांधी के ससुराल के बारे में? वाड्रा जो फैमिली है पंजाबी है, प्योर पंजाबी है। पिछोकड़ पंजाबी। हाँ जी, तो सीखे हम इलाहाबाद में रहे तो हम हिंदी बोलते हैं ना। वो कहीं भी रहे आदमी, जिस क्षेत्र में रहे उस क्षेत्र की भाषा का तो वही भाषा बन जाती है ना। तो अब हम इलाहाबाद में रहे तो हमारी मतलब स्वाभाविक जो भाषा है वो हिंदी है। शादी होने के बाद जो प्रियंका गांधी की स्पीच है उसमें काफी सुधार आया है। आम आदमी के प्रवक्ता के पास से चलते हैं पासी साहब, तो अनु की लगता है किस पास से जा रही है दिल्ली? दिल्ली आम आदमी पार्टी के साथ है। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ। अगर आप कहो तो मैं आया गया आराम वाला किस्सा सुना सकता हूं। सुना दो। ये 1967 की 67 की बात है। हाँ। हसनपुर शहर परवल जिले का था विधानसभा क्षेत्र। वहां से गयाराम थे। हाँ। वो पहले कांग्रेस में थे, फिर वो जनता पार्टी में चले गए। 9 घंटे बाद ही फिर वो कांग्रेस में आ गए। तो राव वरिंदर सिंह थे शायद कांग्रेस के लीडर, वो उनको लेके फिर उन्होंने संवाददाता सम्मेलन किया। और उन्होंने कहा कि भाई अब ये गयाराम आयाराम हो गया है। तो वहां से ये किस्सा चला था, आयाराम गयाराम। 1967। तो ये तो अभी भी तो अशोक तंवर जो थे, थोड़ी देर पहले वो राहुल गांधी के साथ खड़े थे, फिर थोड़ी देर बाद उनको पता लगा कि नितिन गडकरी जी ने सड़कें बड़ी अच्छी बना दी हैं, तो वो जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी से, माफ कीजिएगा, कांग्रेस में जाकर खड़े हो गए। तो देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं जी कि मैंने तो आपको किस्सा सुना दिया, अब आप अर्थ निकालते रहिए। तो अर्थ क्योंकि जी ये मसला ये हमने चर्चा में किया ही है। शुभेंदु जी भी आप के साथ में पैनल में बैठे हैं। जी मैं नहीं के जवाब देना चाह रहा था। शुभेंदु जी ने कहा कि अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार, दिल्ली डबल इंजन की सरकार का खामियाजा मणिपुर में लोग बहुत
बुरी तरह बेचारे भुगत रहे हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार दिल्ली की जनता नहीं चाहती, क्योंकि वो इनके झूठे वायदे, चाहे 2 करोड़ नौकरियां थी, चाहे पक्के मकान 2022 तक देने की बात थी, मकान तो क्या देने थे, 2,36,000 लोगों को बेघर कर दिया इन्होंने, झुग्गियां तोड़ दी। अभी तो मनोहर लाल खट्टर साहब ने बांटे, इतने सारे चाबियां दी। शुभेंदु जी, इनको बताओ जरा कहाँ का मकान दिए अभी? सर सीवरेज नहीं है वहां पे, पानी नहीं, सीवरेज नहीं, पोजेशन अभी प्रॉपर मिला नहीं। सुन लीजिए, दोनों साइड की बात होनी चाहिए। जी अवस्थी जी, आवाज अनम्यूट कीजिए जी। हाँ, 11 साल में एक मकान किसी गरीब को बना के नहीं दिया। शीला जी की सरकार 48,000 घर बना के इनको दे के गई थी हैंडओवर, उसको अलॉटमेंट तक नहीं किया। नरेला और भवाना में है। और तीसरी चीज जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम नहीं करने दिया, एलजी ने काम नहीं करने दिया, तो खाली ये बता दीजिए कि हमने काम नहीं करने दिया तब भी आपने काम कर लिया। और ये यदि है, हर बात पे रोना है, सड़क पे भी आए, पूरी तरह लोगों से जो वायदा किया था वो पूरा किया। तो वही कह रहा हूं, कोशिश बड़ी करी आपकी सरकार ने रोकने की, लेकिन हम रुके नहीं। अच्छा ठीक है, मतलब आप इतने मजबूत थे कि एलजी, अभी आपने कहा कि एलजी को मिलना चाहिए। हर फ्राइडे को चीफ मिनिस्टर लगातार इतने सालों से एलजी से मिलने जाता है। 4 साल से अरविंद केजरीवाल जी को मौका नहीं लगा, और उसके बाद अतिशी जी को मौका नहीं लगा कि एक बार फ्राइडे को कोऑर्डिनेशन के लिए चले जाएं। ये तो आपका ईगो है, आप चाहते नहीं देखिए कि सब लोग मिलकर। हमारा ईगो नहीं है, ईगो नहीं है तो क्या है? जो आप एलजी की सत्ता का, जो आप कुर्सी का दुरुपयोग करते हो ना जी, आप ही बता दीजिए कि एलजी हर कार्य में क्यों रुकावटें डाल रहा था आपके? 11 साल में 3 एलजी बदल गए। पहला एलजी कांग्रेस की सरकार का था, उसके साथ पटरी नहीं खाई, उसके बाद 2 एलजी से और पटरी नहीं खाई। तो भैया गलती तुम्हारी है। चलो जज के तौर पे जो इस वक्त सत्ता से बाहर हैं, दिल्ली से भी और केंद्र से भी, और बहुत ही सीनियर व्यक्तित्व है अंसारी साहब, एक्स मिनिस्टर हैं। अंसारी साहब, ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी वाले ना बहुत चीज़ों का रायता जैसा फैला रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। आप थोड़ा सा जज की भूमिका में बताइए ना, असलियत क्या है? जब शीला दीक्षित ने दिल्ली में इतने काम किए थे तो उनकी हार कैसे होगी? क्योंकि ये तो हर एक आदमी ऑफ द रिकॉर्ड आज भी मानता है कि दिल्ली में विकास कार्यों की जो नींव रखी, चाहे पुल हो, चाहे पॉल्यूशन फ्री करने के लिए सीएनजी बसों का हो, वो शीला दीक्षित के समय में बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ है यहाँ पे। तो क्यों फिर हार गई चुनाव? म्यूट की बात कही थी। तो सबको स्वीकार भी कर लेना चाहिए कि जो डेवलपमेंट का मॉडल दिल्ली का था वो कांग्रेस सरकारों के द्वारा दिया गया, और विशेष रूप से शीला दीक्षित ने उसको स्थापित किया था। ये स्थापित फैक्ट है। और उस वक्त केंद्र में भी एक बार ऐसा भी रहा है जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में नहीं रही है और शीला जी की सरकार थी दिल्ली में, तो भी आईजी से प्रॉब्लम नहीं होता था, एडजस्टमेंट करके काम होता था। अब ये आम आदमी पार्टी के लोगों को एलजी के साथ क्या प्रॉब्लम है ये बता सकते हैं। और एलजी पहले वाले ऑडियो आपका बीजेपी की सरकार ने, एक सेकंड मैं बोल दूं कि बीजेपी की सरकार ने जब केंद्र में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए कि कुछ सर्टेन पावर स्टेट के हैं, तो केंद्र की सरकार ने अधिसूचना लाके उसको खत्म कर दिया, कानून बना के। तो दिल्ली में सच मानो में ये दोनों की नूरा कुश्ती इस तरह से चल रही है कि पता नहीं चलता। अभी बहुत, मैं बीच में किसी के नहीं बोलता, बहुत चर्चाएं हो रही थी, इधर से उधर आया राम से लेके गया राम तक। ये बीजेपी ऐसी सरकार है कि रातों रात जिस पर प्राइम मिनिस्टर हजारों हजार करोड़ का इल्जाम लगाते हैं, 2 दिन के अंदर बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धो के एकदम साफ और शफाफ करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। महाराष्ट्र में भी हुआ, आसाम में भी हुआ, कई जगह ऐसे हुए। और जो राहुल गांधी जी की बात हो रही थी, उन्होंने सही कहा, डेमोक्रेसी जिस तरह से कांग्रेस के पीरियड में थी, आजादी थी,
कि हर बातों को कांग्रेस के टाइम में बाद में पता लगा कि वो गलत बात भी थी। जो 2G का मामला था कोर्ट ने बताया, लेकिन उस पर भी जांच कांग्रेस की सरकार ने ही बैठाल दी थी। और ये जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो आरएसएस की भट्टी से ही निकले थे और दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे स्वच्छ और करप्शन के खिलाफ जी। लेकिन अब करप्शन के इल्जाम में जेल गए, सही गए गलत गए ये तो कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन सवाल है कि वो मॉडल तो नहीं है जो कहा था आपने कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम घर नहीं लेंगे, हम मोटर नहीं लेंगे, हम कार नहीं लेंगे। आपने सही नहीं के लिया, बल्कि लेने के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दी गए। आज क्या है के एमएलए की जो तनख्वाह है, एक सेकंड में बस समय कम है, एक सेकंड आपकी इजाजत दे दीजिए, एक सेकंड बोलने की, बस एक सेकंड। दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। ये किसके पास किसके टाइम में हुआ? अरविंद केजरीवाल के टाइम में हुआ। बस मैं यही जनता को बताना चाहता हूँ। विधायकों को अगर सैलरी मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है तो ठीक है ना। कितना खर्चा होता है, कितनी चाय पानी पिलानी पड़ती है, घर पे लाइन लगी रहती है। नहीं कहता कि वो फिर बेईमानी से कमाए वो अच्छा थोड़ी ना लगता है। हाँ, बहुत खर्चा होता है विधायकों को। हाँ, बहुत खर्चा होता है, बहुत शगन डालने जाना पड़ता है जगह जगह। हर एक शादी में बुला लेते हैं विधायक को, बेचारा 1100 डालेगा तो ही खाली हो जाता है। देना चाहिए ना। और ये भी कहना चाहिए था कि मोदी जी जितने हजारों हजार करोड़ की फ्लाइट लेंगे, मकान बनाएंगे, उतने ही मकान हम भी बनाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल को कहना चाहिए इस नोट के साथ कि उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं लूंगा कि अब मुझ पे पासी साहब या अवस्थी साहब आरोप ना लगाएं। तो जो आपकी सरकार रही है ना जी, उसमें भी ये सारे कमाल होते रहे हैं। जो आप आज़ादी की बात करते हैं तो इमरजेंसी जो थी वो कांग्रेस की सरकार में लगी थी, इंदिरा गांधी जी ने ही लगाई थी। और उस वक्त भी जो शान शौकत थी वो कम नहीं थी जी। ब्लैक अध्याय के लिए कई बार कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी है और आज भी कांग्रेस पार्टी की उस माफी को हम आपको याद दिलाते हैं। और फिर जो तानाशाही की जिंदगी की लाइफ की जर्नी में कुछ ब्लैक स्पॉट होते हैं और बड़े ग्रीन स्पॉट होते हैं। कांग्रेस की जर्नी में ब्लैक स्पॉट बहुत छोटे हैं, ग्रीन स्पॉट बहुत है। उन ग्रीन स्पॉट को भी देखना चाहिए। भारत में आज डेमोक्रेसी वो हम देखते हैं। हमारे पास जो चश्मा है वही बहुत ट्रांसपेरेंट है। हम फिर जब डिस्कस करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं, क्योंकि पत्रकारों का काम सरकार से सवाल पूछने का है। पंजाब में हम आम आदमी पार्टी से सवाल पूछते हैं, हिमाचल में हम कांग्रेस से सवाल पूछते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो विपक्ष है उसको भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। फिर जब कांग्रेस की बात करेंगे तो इमरजेंसी की बात भी आएगी, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात भी आएगी और 1984 की बात भी आएगी। सारी चीजें आएंगी। और ये देश में जितने हेल्थ के एम्स बने, जितने आईटी बने, जितने एजुकेशन के डेवलपमेंट आए, उनकी भी बात आनी चाहिए। सबका हर एक चीज का एक दौर आता है। एक समय मारुति का दौर आया, जब कंप्यूटर आया तो राजीव गांधी उसको लेकर आए जी। किसानों के लिए काम किए गए, इनकी भी चर्चा होनी जी। चाहिए। बिल्कुल हम करते हैं कि बहुत एतमाद है, आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं जी। हम बिल्कुल कंप्यूटर की बात भी करते हैं जिसका श्रेय हम राजीव गांधी को देते हैं। मारुति की बात भी करते हैं जिसका श्रेय हम संजय गांधी को देते हैं। तो अभी अगर बुलेट ट्रेन उस वक्त नहीं चलती थी, अब अगर मोदी साहब उसको लेकर आ रहे हैं तो उसका श्रेय हम उनको भी देंगे। बुलेट ट्रेन तो 11 साल की सरकार हो गई है। आ जाएगी। उसके लिए ट्रैक वगैरह सारे मतलब व्यवस्थित होने चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ी ना बुलेट ट्रेन ला के रख दो वहां पे। ट्रेन के अलावा ट्रैक भी वैसे बनाने पड़ेंगे ना, तो समय लग रहा है, धीरे धीरे बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम प्रतिभागी जो हमारे साथ जुड़े और आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। आप सभी मेहमान चक्रव्यूह की चर्चा में शामिल होते हैं, हमारे खट्टे मीठे सवालात का जवाब देते हैं और यही चक्रव्यूह की खूबसूरती है। बहरहाल चक्रव्यूह को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए, क्योंकि हम यूं गए और यूं आए एक छोटे से अंतराल के बाद।